हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं नियो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। थोड़ा सा नियो मार्क्सिज्म के बारे में जान लेते हैं कि ये कब और कैसे इमर्जेंस में आया। ड्यूरिंग 1960s एंड 70s नियो मार्क्सिस्ट थियोरी इमर्जेंस में आई। इसके पीछे कई रीजंस थे। वन ऑफ देम वाज री एक्सप्लोरिंग मार्क्स। 60s और 70s के दौरान स्कॉलर्स ने मार्क्स के वर्क में दोबारा से इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से उनके जो लेसर नोन वर्क्स हैं उनको भी स्टडी किया गया, जिसमें आते हैं द इकोनॉमिक एंड फिलोसोफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844, क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट एंड ग्रॉन्ड्रस। और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये आइडियाज तो आज भी रेलेवेंट हैं। बेशक चाहे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हों या एक्सप्लॉयटेशन के तरीके या मोड बदल गए हों, बट जो क्लास रिलेशंस हैं वो आज भी चेंज नहीं हुए हैं। स्टेट अभी भी एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल है, हालांकि ये एक्सप्लॉयटेशन अब इतना सीरियस नहीं है जितना पहले था। तो कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो जरूर बदला है। वेलफेयरिज्म का भी बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था। कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो थी वो वेलफेयर के लिए भी काम करने लगी थी। एक्सप्लॉयटेशन की टेक्निक्स बदल गई थी, लेकिन क्लास रिलेशंस नहीं बदले। सोसाइटी वाज स्टिल डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। रिच लोग अभी भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे पुअर क्लासेस का। तो उन स्कॉलर्स ने सोचा कि क्यों ना मार्क्स को एक नई इंटरप्रिटेशन दी जाए, कंटेम्प्ररी टाइम्स के पर्सपेक्टिव में उनको स्टडी किया जाए और दूसरी थियोरीज के साथ कंबाइन करके इनको स्टडी किया जाए। तो इससे एग्जिस्टेंस में आया नियो मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिज्म को एक नई तरीके से प्रेजेंट करता है, विच इज रेलिवेंट टू द कंटेम्प्ररी टाइम्स। और कंटेम्प्ररी टाइम्स के अकॉर्डिंग रेलिवेंट बनने के लिए उस समय की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी, जैसे कि यूएसए एंड ब्रिटेन, उनकी फंक्शनिंग को भी स्टडी किया गया, ताकि ये पता लग सके कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, पहले के मुकाबले उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो नियो मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म का ही एक नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है। ये मार्क्सिज्म के आइडियाज से प्रभावित है, स्पेशली जो उनका क्लास रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, या वो जो फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, उन आइडियाज को ये थियोरी आधार मानती है। नियो मार्क्सिज्म ये एक्सेप्ट करता है कि बेशक समय बदल गया हो, लेकिन क्लास रिलेशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। रिच लोग पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और स्टेट को एज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यूज किया जाता है कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा। हालांकि एक्सप्लॉयटेशन अब पहले के जैसा नहीं है। इसके जो एक्सपोनेंट्स या सपोर्टर्स हैं वो हैं रॉल्फ मिलीबैंड, लुई अल्थुजर, निकोस पोलेंटास, एरिक ऑलन वाइट एंड पॉल स्वीजी। ये ऐसे सभी राइटर्स हैं जिन्होंने टुवर्ड्स नियो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट कंट्रीब्यूट किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नियो मार्क्सिज्म इन जनरल, जिसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल भी आता है। सो नियो मार्क्सिज्म जो है वो एक स्टेट का नया आउटलुक प्रेजेंट करता है। स्टेट टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्टेट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब यह है कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टेट तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनी है, और स्टेट के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और इस व्यू पॉइंट के सपोर्टर है रॉल्फ मिलीबैंड। इसको इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ नियो मार्क्सिज्म कहा जाता है। इसके साथ ही साथ नियो मार्क्सिस्ट जो है वो क्रिटिकल हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर। सबसे पहले वो प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के अगेंस्ट हैं। प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट ये मानता है कि पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास या किसी एक ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है, बल्कि पावर तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और स्टेट भी एक एसोसिएशन है अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। स्टेट कोई सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन नियो मार्क्सिज्म इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करता है। साथ ही साथ वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को भी रिजेक्ट करता है। ये मार्क्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं। सिंपलेस्ट तरीके से इसका मीनिंग ये होता है कि इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग। एक देश की सोसाइटी कैसी होगी, समाज कैसा होगा, समाज का ढांचा कैसा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का कैसा होगा,
ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे होंगे। सो इकोनॉमिक बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर। एक सोसाइटी में आइडियोलॉजी कैसी होगी, मीडिया कैसा होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, ये सब के सब इकोनॉमी डिटरमाइन करती है। और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के भी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, उसको क्रिटिसाइज करता है। फ्री मार्केट मानता है कि स्टेट को इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, मार्केट अपने आप को रेगुलेट कर लेगी, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन नियो मार्क्सिस्ट मानते हैं कि फ्री मार्केट भी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू एक क्लास दूसरी क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है। मार्क्स के ज़माने में ये आइडिया इतना प्रोमिनेंस में नहीं था, तो उन्होंने इस पर बात नहीं करी है, लेकिन नियो मार्क्सिस्ट इसकी बात करते हैं। तो हम सम अप कर सकते हैं ये कह के कि नियो मार्क्सिज्म के थ्रू मार्क्सिज्म को दोबारा से कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रेलेवेंट बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि मार्क्सिज्म का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो चुका था इन द पास्ट। उनका जो कॉन्सेप्ट था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटरी, वो आइडिया रियलिटी में नहीं आ पाया। इस वजह से उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हम नियो मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव और दूसरा है स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं रॉल्फ मिलीबैंड, सी राइट मिल्स एंड विलियम डॉमहॉफ। और इसका जो फोकस रहता है वो रहता है जो सोसाइटी में डिफरेंट एलिमेंट्स या एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उन पर। ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? जब मार्क्स के वर्क्स को दोबारा से स्टडी किया जा रहा था, जो उनके लेसर नोन वर्क्स हैं उनको भी स्टडी किया जा रहा था, तो कुछ स्कॉलर्स ने ये फाइंड आउट किया कि मार्क्स ने स्टेट से रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं। और दूसरे मॉडल में वो ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है। रॉल्फ मिलीबैंड ने भी यही फाइंड आउट किया जब उन्होंने मार्क्स की स्टडी करी, एंड इसीलिए ही इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव। मिलीबैंड ने मार्क्स की इसी आइडिया को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव का आधार बनाया और साथ ही साथ वो एलिमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस भी बताए जो इस स्टेट सिस्टम का पार्ट होते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियल ब्रांच और सब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री असेंबलीज। पार्लियामेंट्री असेंबलीज का एग्जाम्पल होती है जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है, और सब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है रीजनल गवर्नमेंट्स। तो ये सब मिलके स्टेट के एलिमेंट्स बनते हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए टर्म यूज करी है मिलीबैंड ने एलिमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट के क्या मेन प्रिंसिपल्स या एजम्पशंस हैं? ये तो हम समझ चुके हैं कि ये मानता है कि जो एक स्टेट है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से मिलकर बनता है और ये इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट मानता है, एक टूल मानता है। किस चीज का? टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। स्टेट जो है वो एक्सप्लॉयट जरूर करती है पुअर क्लासेस को, बट स्टेट के ऊपर भी किसी का कंट्रोल होता है। यस, किसका कंट्रोल होता है? एलिमेंट्स का कंट्रोल, क्योंकि स्टेट बनती ही इन एलिमेंट्स या इंस्टीट्यूशन से है। तो ये इंस्टीट्यूशंस स्टेट के माध्यम से, स्टेट को टूल यूज करके पुअर क्लासेस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। स्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही ये इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं। तो इसीलिए हमें इन इंस्टीट्यूशंस की या इन एक्टर्स की या इन एलिमेंट्स की स्टडी करनी चाहिए। हमें ये स्टडी करना चाहिए कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। और इन एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैपिटलिज्म को मेंटेन किया जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम के थ्रू वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हैं। जो बुर्जुआ क्लास है उन्हीं से तो ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर कंपोज्ड ऑफ द बुर्जुआस, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो या पुलिस हो। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग इन इंस्टीट्यूशन को बुर्जुआ क्लास ही डोमिनेट करती है। उनके लोग इन इंस्टीट्यूशंस में वर्क करते हैं और इसीलिए इन एलिमेंट्स को यूज किया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। और स्टेट का रोल क्या है? स्टेट हेल्प करता है क्लास रिप्रोडक्शन में, कि कैपिटलिस्ट क्लास रिप्रोड्यूस होती रहे और ये जो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहे।
इसके लिए स्टेट एजुकेशन और लॉ जैसे मैकेनिज्म्स की सहायता लेती है। स्टेट की कोशिश रहती है कि जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है एक सोसाइटी में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, ताकि सोसाइटी में किसी तरह का कोई चैलेंज ना क्रिएट हो कैपिटलिस्ट क्लास को और कैपिटलिज्म स्ट्रांग होता जाए। स्टेट एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देना भी इसका एक एग्जाम्पल है। एजुकेशन भी आप कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में दे दो, वो ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस इस्टेब्लिश करेंगे जिनकी जो फीस होगी वो एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके पास एजुकेशन के प्रति एक्सेस ही नहीं होगी। बाकी पॉलिसीज किस प्रकार की बनाई जाती हैं और लॉज किस प्रकार के बनाए जाते हैं? स्टेट ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज क्रिएट करते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करती हो, क्योंकि इन पॉलिसीज और लॉ से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो या इवन जुडिशरी, सभी इंस्टीट्यूशंस को ये क्लास डोमिनेट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉज और पॉलिसीज भी उन्हीं के इंटरेस्ट में बनाए जाएंगे। तो ये था इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, जो ये मानता है कि एक स्टेट काफी सारे इंस्टीट्यूशन से बनती है, जिसे एलिमेंट्स कहा गया है, जिनमें गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, पुलिस, जुडिशियल ब्रांच आती है, और इन सभी इंस्टीट्यूशंस को भी कैपिटलिस्ट क्लास ही डोमिनेट करती है। इसीलिए वो जो चाहे करवाती है। स्टेट भी इसमें उसकी मदद करती है। उसकी कोशिश रहती है कि कैपिटलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, और इसी प्रकार जो एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में वो चलता रहता है। जो पुअर पर्सन है वो एक्सप्लॉयट होता रहता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की बात कोई भी नहीं करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट एट द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। मुझे पता है ये वर्ड कई बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कैपिटलिस्ट क्लास, बट क्या करें, इट इज हाउ इट इज। अब आता है सेकेंड पर्सपेक्टिव, विच इज द स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं वो है निकोस पोलंटास, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। इसके अलावा गॉरन थरबॉन और लुई अल्थुजर। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, जैसा कि नाम में ही लिखा है स्ट्रक्चर, ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। इसका मानना है कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो तो एक्टर्स पर फोकस करता है, एक्टर्स लाइक आर्मी, गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट्स। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। और इसका जो सेंट्रल मेन आइडिया है, जो थीम है, दैट इज रिलेटिव ऑटोनॉमी। इसको रिलेटिव ऑटोनॉमी पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो एक नया ही नजरिया पेश करती है स्टेट का। ये मानती है कि कैपिटल स्टेट को अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट कर लेना चाहिए जो डोमिनेटिंग क्लासेस हैं उनसे। मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लासेस होती है ना, उनसे अपने आप को जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो फ्री कर ले। थोड़ा बहुत फ्री करने की बात हो रही है, इसीलिए रिलेटिव ऑटोनॉमी वर्ड का यूज हो रहा है, नॉट एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। पूरी तरीके से तो स्टेट नहीं फ्री हो सकती है इन डोमिनेटिंग क्लासेस से, क्योंकि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कैपिटलिस्ट को फेवर करती हों। तो पूरे तरीके से उनसे फ्री हो पाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा फ्री करने की कोशिश करे अगर कैपिटलिस्ट स्टेट को सरवाइव करना है। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव भी टुवर्ड्स 70s आया, और जो स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये भी टुवर्ड्स 70s 80s ही आया। टाइम पीरियड जो है इनका लगभग सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। और ये पर्सपेक्टिव मानता है कि स्टेट शुड ऑल्सो फोकस ऑन रिप्रोड्यूसिंग द कैपिटलिस्ट मोड। अपने आप को डोमिनेटिंग क्लासेस से थोड़ा फ्री करके कैपिटलिज्म को अपने स्ट्रक्चर पर वर्क करना चाहिए, अपने ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि ये मानता है कि क्लासेस तो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती हैं, लोगों को पैसा कमाना है, उससे ज्यादा उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्हें स्टेट से मतलब नहीं है, उन्हें कैपिटलिज्म से मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज द क्लासेस, द पीपल आर अर्निंग मनी। अगर कैपिटलिस्ट क्लास को किसी और सिस्टम में भी उतना ही पैसा मिलता है, उतना ही प्रॉफिट मिलता है या ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो वो तो उस सिस्टम के प्रति भी शिफ्ट कर जाएंगी। इसलिए जरूरत है स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की, कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की। और यही मेन फंक्शन होना चाहिए एक स्टेट का और उसके इंस्टीट्यूशंस का। क्या? कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। और ये पर्सपेक्टिव ये बात भी मानता है
कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम क्राइसिस होते रहते हैं, रिच और पुअर क्लासेस के बीच में स्ट्रगल होता रहता है या कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होते रहते हैं। तो स्टेट को फोकस करना चाहिए इन क्राइसिस को सॉल्व करने में, एंड दैट्स व्हाई स्टेट शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग द क्लास स्ट्रगल्स। ये बिल्कुल एक नई बात यहाँ कर रहे हैं। कहाँ मार्क्सिस्ट तो स्टेट को एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टेट को तो मीडिएशन कराना चाहिए। अगर क्लास स्ट्रगल चल रहा है दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, तो स्टेट को मीडिएशन करानी चाहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में। एंड इनफैक्ट पोलंटास ने तो इसका एक तरीका भी बताया है। वो कहते हैं कि जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो दो क्लासेस के बीच में, तो ऐसे में जो डोमिनेटिंग क्लास है उसको ऑप्रेस क्लास के साथ सॉर्ट ऑफ एन अलायंस कर लेना चाहिए, और जो ऑप्रेस क्लास है जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको अपना सबऑर्डिनेट बना लेना चाहिए। अगर वो उसके सबऑर्डिनेट बन जाएंगे तो वो डोमिनेटिंग क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, ना ही वो ऑप्रेस ग्रुप जो कि अब एक सबऑर्डिनेट ग्रुप बन गया है अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाएगा। तो ये उन्होंने एक सजेशन दिया है। साथ ही साथ ये पर्सपेक्टिव मानता है दैट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड स्टेट इज थ्रू अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन इन मेंटेनिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। स्टेट को समझने का बेस्ट तरीका क्या है? वो तरीका है स्टेट के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझना, जिनमें मेनली 4 स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, और ये बताए गए हैं पोलंटास द्वारा। ये है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रखा गया है गवर्नमेंट को, आर्मी को और पुलिस को। फिर उसके बाद आते हैं आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जिनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कैपिटलिस्ट क्लास की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो इसमें आ जाएंगे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, साथ ही साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे कि चर्च। पोलंटास ने चर्च को भी आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में रखा है, क्योंकि उनका मानना है ये भी स्टेट के आइडियाज को प्रचार करने का काम करते हैं। लीगल स्ट्रक्चर्स में आ गए आपके कोर्ट्स, द जुडिशरी, और टेक्निकल स्ट्रक्चर में आ गए क्या? मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव मानता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में ये 4 स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं, और इसीलिए हमें इनकी फंक्शनिंग को समझना चाहिए। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को समझेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे मेंटेन किया जाता है, और हमें स्टेट के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ ये जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके ऑपोजिट हो गया है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहता था कि बेस डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन करने में, या रादर सुपरस्ट्रक्चर स्ट्रेंथन्स द बेस। तो इस प्रकार ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है। तो ये थे दोनों पर्सपेक्टिव्स, और ये थी हमारी नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। इसमें हमने समझा कि नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट क्या होती है, नियो मार्क्सिज्म कैसे आया, क्यों आया, कैसे ये मार्क्सिज्म के ही आइडियाज का एक एक्सटेंशन है, मार्क्सिज्म के आइडियाज को एक नए आउटलुक में पेश किया गया है ताकि वो कंटेम्प्ररी समय के अनुसार रेलेवेंट बन सके। और हम नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट को 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फोकस करते हैं एक्टर्स पर, जिन्हें इंस्टीट्यूशंस या एलिमेंट्स भी कहा गया है, और जो स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है ढांचे पर, स्ट्रक्चर पर, क्योंकि ये मानता है स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन करने में। और इसीलिए एक कैपिटलिस्ट स्टेट को अगर उसको लॉन्गर रन में अपने आप को सस्टेन करना है तो वो अपने आप को डोमिनेटिंग क्लासेस से थोड़ा फ्री कर ले। तो इन थियरीज को क्रिटिसाइज भी किया गया है। स्ट्रक्चरलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है इसके बारे में तो ये बोला जाता है कि ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ज्यादा एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव लगता है, प्रो कैपिटलिस्ट लगता है इंस्टेड ऑफ प्रो मार्क्सिस्ट। ये आइडियाज दे रहा है कैपिटलिज्म को कि कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। तो कहाँ से ये मार्क्सिस्ट हुआ? वहीं वैंडनबर्ग करके एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इस थियरी को एम्प्टी माना है। साथ ही साथ इसका एक और क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, इसके रिलेटिव ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इसको वेग माना गया है, बहुत ही अनक्लियर सा एक कॉन्सेप्ट है
क्रिटिक्स मानते हैं कि ये कैपिटलिस्ट स्टेट अपने आप को डोमिनेटिंग क्लास से या कैपिटलिस्ट क्लास से कैसे फ्री करेगी, रिलेटिव ऑटोनॉमी अचीव कैसे की जा सकेगी, इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो इसलिए भी एक वेग कॉन्सेप्ट है। कुछ क्रिटिक्स तो इसको एंटी मार्क्स भी मानते हैं, क्योंकि नियो मार्क्सिस्ट थियरीज जो हैं वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसकी सिग्निफिकेंस भी है। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस वो यही है कि रिवाइव करने की कोशिश करी गई मार्क्सिज्म को थ्रू द नियो मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। एक नया आउटलुक पेश किया गया, ना ही सिर्फ मार्क्सिज्म का, बट ये थियरीज हमें स्टेट का भी एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करती हैं। ये थियरीज कैपिटलिज्म को एक चैलेंज प्रेजेंट करती हैं। स्पेशली ये थियरीज ऐसे जमाने में दी गई थी जब थैचरिज्म आ गया था, रीगनिज्म आ गया था, वेलफेयर स्टेट से कैपिटलिज्म हट रहा था और इट वाज गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नियो मार्क्सिज्म भी इस बात को मानता था कि कैपिटलिज्म इज अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस बात को रिजेक्ट नहीं करता था। ये बात मानी है इसने कि चाहे 20वीं शताब्दी आने वाली हो, 70s 80s का टाइम आ गया हो, लेकिन कैपिटलिज्म ने अपना एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं बदला है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रेलेवेंस है। इसने चैलेंज किया कैपिटलिज्म को। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। होप इट वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।